उसके बाद हम बात करें, गांधी जी ने ही इसको क्या नाम दिया, दिवालिया बैंक कहा। क्या कहा, दिवालिया बैंक कहा। तो दो तीन नाम यहाँ पे फेमस है। पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। दिवालिया बैंक किसके द्वारा कहा गया, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। भविष्य में बुनने वाली तिथि किसके द्वारा कहा जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, कौन सा देख लीजिए फटाफट से। दास का दास किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है दासों का दास किसे कहा जाता है। अगर दासों के दास की अगर बात की जाए तो दासों का दास कहा जाता है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। सॉरी, यहाँ पे क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है जी, दासों का दास कहा जाता है। तो दासों का दास की अगर बात की जाए तो दासों का दास किसे कहा जाता है जी, दासों का दास कहा जाता है इल्तुतमिश को। यहाँ पे जो इल्तुतमिश है ये भी क्या है, इसका आंसर रहने वाला है, तो आंसर नंबर सी, जो सी ऑप्शन है इसका, ये क्या है, इल्तुतमिश इसका रहेगा। यहीं पे दो ऑप्शन और एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, कौन कौन से, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम अब इन दोनों की बात की जाए, इन तीनों की बात की जाए, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ये वो पहला अरब था जिसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन आता है, पहला मुस्लिम हमला, पहला मुस्लिम हमला किसने किया, अगर इसकी बात की जाए तो ये किया गया था किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद बात की जाए मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी की अगर हम बात करें 1000 से लेकर 1027 तक इसने क्या किए थे, भारत पर 17 हमले किए। कितने किए, भारत पर 17 हमले किए, कब से कब तक, 1000 से लेकर 1027 तक भारत पे क्या किए थे इसने, 17 हमले किए थे। हाँ जी, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, पहला अरब था जिसने क्या किया था, 712 में हमला किया था। कहां पे किया था, भारत में किया था। भारत में कौन सी जगह थी, एक प्रांत था, कौन सा, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के ऊपर क्या किया था, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। और यहां पे अगर बात की जाए, किसकी बात करें हम, मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत में क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया, तो भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। तो अब बात की जाए जजिया कर की, जजिया कर को ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तो जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया जी,
फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जजिया कर लगाया किस पे, ब्राह्मणों पर। उसके बाद जजिया कर की अगर हम बात करें तो अकबर ने क्या कर दिया था, इस जजिया कर को बंद कर दिया था, कब, 1664 के अंदर। और लगभग 100 साल के बाद जो औरंगजेब शासक बनता है, औरंगजेब ने क्या कर दिया था, दोबारा से इसको लागू कर दिया था। यही मोहम्मद बिन कासिम है जिसने भारत में पहली बार क्या किए थे, दिरहम नामक सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के, दिरहम नामक सिक्के चलाए किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन यहां से ये भी आ जाता है कि भारत के अंदर पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए थे किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद हम बात करें यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ऑप्शन में क्या दिया गया है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में दिया गया है। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो बात की जाए यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है कब, 1206 के अंदर। और ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने क्या की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी जी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। बात करें हम कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था जी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कब की थी, 1206 में। दिल्ली सल्तनत के अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1206 से लेकर 1526 तक क्या चलता है, दिल्ली सल्तनत का शासन चलता है। दिल्ली सल्तनत के इस 320 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, 320 साल के टाइम पीरियड पर इस पे 5 वंश आते हैं और 32 से 33 क्या आते हैं, यहाँ पे राजा आते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे शासक बनता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी शासक था वो था इब्राहिम लोदी। आखिरी शासक कौन हुआ दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी था। पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। बात करें हम दिल्ली सल्तनत की, पहला वंश कौन सा था, तो पहला वंश था जी गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलबरी वंश। गुलाम वंश था इसका पहला वंश। कब से कब तक चला, 1206 से लेकर 1290 तक क्या है, गुलाम वंश का शासन चलता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो आखिरी वंश था वो कौन सा था, वो था लोधी वंश। कौन सा था, लोधी वंश था। अगर लोधी वंश की बात की जाए तो लोधी वंश कब से कब तक चलता है, 1451 से 1526। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था जहां से क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश था 1206 से लेकर 1290, और लोधी वंश का कौन था, 1451 से 1526। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फटाफट से स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन शो हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे पूरा नहीं आया है। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए पूरा। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है यहाँ पे, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और नियमित यहाँ पे क्या की थी, मुद्रा चलाई। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए जो जो लाइव है, और फटाफट से इसको शेयर भी कर दीजिए हर जगह। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने
साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बलबन, आराम शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद और इल्तुतमिश। तो अगर आंसर की बात की जाए तो जो ऑप्शन डी है क्या है? इल्तुतमिश। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं जी। इल्तुतमिश शासक कब बना? 1211 के अंदर बना जी। और कब तक रहता है? 1236 तक। गुलाम वंश का तीसरा ये शासक हुआ। किसका? गुलाम वंश का ये तीसरा शासक होता है। इसी इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम बोला जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि गुलामों का गुलाम किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है इल्तुतमिश को। शासक कब बनता है? 1236 11 में। और कब तक रहता है? 1236 तक। गुलाम वंश का क्या है? तीसरा शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? ये गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? इल्तुतमिश से की थी। क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश जब दिल्ली का सिंहासन पर बैठा तो उससे पहले ये कहां का गवर्नर था? तो ये गवर्नर था जी बदायूं का। कहां का गवर्नर था? बदायूं का ये गवर्नर था। और बदायूं कहां पे पड़ता है? यूपी के अंदर ये पड़ता है। बात करें ये सिंहासन पर कैसे बैठता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था। पुत्र का नाम क्या था जी? आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह उसका नाम था। आराम शाह की अगर बात की जाए तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद क्या करता है? ये गद्दी पे बैठता है। और लगभग 8 माह तक क्या करता है? ये शासन करता है। कब तक? लगभग 8 माह तक क्या करता है? ये शासन करता है। और जो शासक था आराम शाह कैसा है? बिल्कुल अयोग्य शासक है, बिल्कुल निकम्मा ये शासक है। इसी का फायदा उठाता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसी का फायदा उठाकर इल्तुतमिश इसे दिल्ली के नजदीक जड़ नामक जगह पर पराजित करता है। जड़ नामक जगह पर इस पे अटैक कर देता है। और इस युद्ध में क्या हो जाता है? ये पराजित हो जाता है। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है कौन? इल्तुतमिश। कब बैठता है? 1211 में। और कब तक रहता है? 1236 तक। इल्तुतमिश का एक नाम और है। नाम क्या है? अल्तमस। क्या है? अल्तमस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये वही इल्तुतमिश है जिसने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। क्या करवाया इसने? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य की जो शुरुआत करने वाला था, शुरुआत किसने की थी? अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1192 के अंदर। कब की थी? 1192 के अंदर की थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा सका। तो इसलिए जब इल्तुतमिश शासक बनता है कुतुब मीनार को क्या करवाता है? ये पूरा करवा देता है। और इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, इल्तुतमिश के शासन काल में ही क्या होता है? तराइन का तीसरा युद्ध होता है। अभी तक आपने तराइन के 2 युद्ध पढ़े होंगे, 1191 और 92 के अंदर। लेकिन तराइन का एक तीसरा युद्ध होता है 1215 के अंदर। कब होता है? 1215 के अंदर होता है। किस किस के बीच होता है? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में यल्दोज मारा जाता है और इल्तुतमिश क्या हो जाता है? विजित हो जाता है। उसके बाद 1221 में मंगोलों के आक्रमण को भी इसने क्या किया था? उनको भी ड्रॉप किया था। उनके खतरे से भी क्या हो गया था? ये बच गया था। इल्तुतमिश के शासन काल में ही मंगोल नेता जो चंगेज खां है वो 1221 के अंदर सिंधु नदी के किनारे से वापस लौट गया था। क्वेश्चन आता है कि मंगोल नेता चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी से वापस लौटा था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में वो वापस लौटा था। इसी की अगर हम बात करें, इसने क्या चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्या चलाए इसने जी? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? तो वो चलाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने और क्या किया? इक्ता प्रथा। क्या? इक्ता प्रथा भी इसने क्या की थी जी? शुरू की थी। उसके बाद ऑप्शन में क्या है? बलबन, आराम शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद भी क्या है? बिल्कुल ही अयोग्य शासक था, कोई काम का ये शासक नहीं था, निकम्मा शासक था। लेकिन अब बात की जाए आराम शाह। आराम शाह के बारे में यहाँ पे हम कर चुके हैं। अब बचा कौन? बलबन। कौन बच गया अब?
बलबन की अगर हम बात करें तो बलबन दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठता है? 1266 के अंदर। और कब तक रहता है? 1287 तक। जो बलबन था 1266 में गद्दी पे बैठता है और कब तक रहेगा? 1287 तक ये गद्दी पे बैठा रहता है। और यही वो बलबन है जिसने क्या किया था? फारसी नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी। इसी बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था उसको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसी बलबन ने क्या किया था? हरियाणा के अंदर जो जंगल होते थे उन जंगलों को कटवा डाला था। क्वेश्चन आता है हरियाणा के जंगलों को किस शासक के द्वारा कटवाया गया था? तो वो कटवाया गया था किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए एक बार, जो जो लाइव है क्या सब कुछ क्लियर है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जी। क्वेश्चन कौन सा है? सबसे विद्वान मध्यकालीन मुस्लिम शासक जो खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा सहित सीखने की विभिन्न शाखाओं से पारंगत था। मतलब ये पूछा जा रहा है कि भाई सबसे पढ़ा लिखा शासक दिल्ली सल्तनत में कौन था? तो ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर लोदी, ये वही सिकंदर लोदी है जिसने क्या की थी? आगरा की स्थापना की थी। क्या की थी इसने? आगरा की स्थापना की थी। बात करें इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वो था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। उसके बाद हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक। किसका? ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो कौन आएगा यहाँ पे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा क्या था? शासक था। शासक कब बनता है जी? 1325 में। और कब तक रहता है? 1351 तक ये सिंहासन पे बैठता है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? देवगिरी को। देवगिरी को क्या बनाया था इसने? अपनी राजधानी बनाई थी। और इसे मोहम्मद बिन कासिम ने किसकी स्थापना की थी? दौलताबाद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? दौलताबाद की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। देवगिरी का नाम ही इसने क्या किया था? दौलताबाद रखा था। एक कुछ टाइम के लिए, अलग टाइम के लिए इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की थी? दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, इसको क्या कहा जाता है? इसकी अगर हम बात करें इसको पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता है। इसी को रक्त पिपासु कहा जाता है। इसी को पागल राजा, मूर्ख राजा इत्यादि नाम दिए गए हैं। पढ़ा लिखा अनपढ़, रक्त पिपासु, पागल राजा इस प्रकार के नाम किसने दिए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको ये नाम दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को ये नाम दिए गए हैं किसके द्वारा? इतिहासकारों के
द्वार। तो अलग टाइम के लिए इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? देवगिरी को। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक क्या बनता है? शासक बनता है। कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने जजिया कर किस पे लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अब इसकी बात की जाए, मोहम्मद बिन तुगलक की क्वेश्चन आता है कि किसका पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक का ये पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था इसका? वास्तविक नाम था जी जुन्ना खान। किसकी बात की जाए? वास्तविक नाम की बात की जाए तो वास्तविक नाम क्या था? जुन्ना खान था। शासक कब बना? 1325 में। और कब तक रहा? 1351 तक ये शासक रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का पिताजी था गयासुद्दीन तुगलक, जिसे किस नाम से जाना जाता है? नहरों के जनक के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? नहरों के जनक के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद ऑप्शन में क्या क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा जी, अपने ससुर जी की हत्या करके 1296 में क्या करता है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। किसके सिंहासन पर बैठता है? दिल्ली के ये राज सिंहासन पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। कब? 1296 के अंदर, अपने चाचा जी, अपने ससुर जी की हत्या करके। उसके बाद फटाफट से कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? फटाफट से कमेंट कर दीजिए जो जो लाइव है। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्या आपको ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन ठीक नहीं दिया? Which Sultan of Delhi died while playing of the चौगान? दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और नसरुद्दीन मोहम्मद। तो दिल्ली का पहला जो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक वही शासक है जिसने क्या की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कब? 1206 में। और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? गद्दी पे बैठता है। और कब तक शासन करता है? 1210 तक ये शासन करता है। कब तक शासन करता है जी? 1210 तक इसने शासन किया। अब अगर इसकी बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में क्या हो जाता है? अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इसकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु कैसे होती है? ये गेम खेलता था कौन सा? पोलो। कौन सा खेल खेलता था? पोलो खेल खेलता था। और खेल खेल में क्या हो जाता है? ये घोड़े से गिर जाता है। 1210 के अंदर क्या हो जाता है? घोड़े से गिर जाता है। और घोड़े से गिरने के कारण क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात की जाए यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। लाखों को बख्शने वाला इसको कहा जाता है। मतलब यहां पे क्या करता था ये? लाखों का दान देता था। क्या करता था? लाखों का दान देता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है क्या? पील बख्श। क्या कहा जाता है? पील बख्श इसको कहा जाता है।
यानी कि हाथियों का दान देने वाला। किसका? हाथियों का दान देने वाला। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक सब क्लियर चल रहा है? अगर यहां तक सब क्लियर है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन गजनी के सुल्तान महमूद के कहने पर भारत आया था? निम्नलिखित में से कौन गजनी के सुल्तान महमूद के कहने पर भारत आया था? तो इसकी अगर बात की जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या था? अल ब्रूनी। कौन था? जो अल ब्रूनी था, ये क्या था? गजनी के साथ क्या था? भारत आया था। और गजनी ही वो पहला शासक है जिसने अपने आप को क्या कहा? सुल्तान कहा। कौन है? गजनी ही वो शासक है जिसने अपने आप को क्या कहा है जी? सुल्तान कहा है। सुल्तान की उपाधि किसने दी है अपने आप को? गजनी ने दी है यहां पे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे किसकी? मोहम्मद गजनवी की। मोहम्मद गजनवी की यहाँ पे हम बात करेंगे और बात करेंगे कब की? 1025 ईस्वी। कब की बात करें हम? 1025 ईस्वी की बात करें। मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था कहां पे? सोमनाथ के मंदिर पर। कहां पे अटैक किया जी? सोमनाथ के मंदिर पर। क्वेश्चन आता है सोमनाथ का मंदिर कहां पे पड़ता है? तो ये पड़ता है जी गुजरात के अंदर। कहां पे पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है क्या? सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में पड़ता है, इसको लूटा गया था किसके द्वारा? 1025 में महमूद गजनवी के द्वारा। और महमूद गजनवी की अगर हम बात करें तो इसने जिस टाइम गुजरात पे अटैक किया, इस टाइम यहाँ का जो शासक था वो था जी भीमदेव प्रथम। कौन था? भीमदेव प्रथम क्या था इस टाइम पे? गुजरात का एक शासक था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सोमनाथ के मंदिर का जब धन लूटकर महमूद गजनवी कहा जा रहा था? अपने साम्राज्य की तरफ गजनी में जा रहा था। उस टाइम पे रास्ते में जो पंजाब पड़ता है, क्या रास्ते में जो पंजाब पड़ता है, उस पंजाब के अंदर जाटों के द्वारा अटैक कर दिया जाता है किस पे? महमूद गजनवी पर। और महमूद गजनवी को यहाँ पे पराजित करते हैं और इसका सारा का सारा धन क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। किसके द्वारा लूटा गया? महमूद गजनवी का धन पंजाब में जाटों के द्वारा। पंजाब के जाटों के द्वारा ही महमूद गजनवी को क्या किया जाता है? पराजित किया जाता है। और महमूद गजनवी यहां से इतनी बुरी तरह से परास्त होता है कि परास्त होने के बाद ये कहां पर जाकर छुपता है? ये जाकर छुपता है जी खुरासान के अंदर। कहां पे जाके छुपा? खुरासान के अंदर ये जाके छिप जाता है। कौन? महमूद गजनवी खुरासान में जाकर अपनी जान बचाता है। और वहां पे जाकर महमूद गजनवी अब विचार करता है कि अब मैं लूंगा क्या? बदला। क्या लूंगा जी? अब लूंगा मैं बदला। और बदला किससे लेगा? पंजाब के जाटों से। किससे लेगा? पंजाब के जाटों से लेगा। और महमूद गजनवी क्या करता है? भारत पर 17वां हमला करता है और इसमें 50,000 निर्दोष जाटों की क्या कर देता है जी? हत्या कर देता है। 50,000 निर्दोष जाटों की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कौन? महमूद गजनवी। इसने यहाँ पे अटैक किया कब? 1025 में 16वां हमला।
और 1027 में कौन सा हमला जी? 17वां हमला, और जिसमें 50,000 जाटों की हत्या कर देता है। इसके अंदर ही एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो HSC हर बार पूछती है, जो हरियाणा संघ लोक आयोग है, ये इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करता है। 1014 का थानेश्वर हमला, कौन सा? 1014 का थानेश्वर हमला। इससे पहले महमूद गजनवी ने 1008 के अंदर विचार किया था थानेश्वर पर अटैक करने का, लेकिन 1008 में तो नहीं किया। उसके बाद कब किया इसने? 1014 के अंदर क्या किया था? थानेश्वर पर अटैक कर दिया था जी। किसने किया था? महमूद गजनवी ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो होता है देख लीजिए और फटाफट से बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इसका आंसर रहने वाला है। राज्य द्वारा सीधे भुगतान की गई दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन क्या है? नई दिल्ली सुल्तान की सबसे बड़ी स्थायी सेना द्वारा बनाई गई थी, फटाफट से बता दीजिए। बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? वो रहेगा डी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं जी। फटाफट से कमेंट कर दीजिए किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी की बात यहाँ पे की जा रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? नगद वेतन स्टार्ट कर दिया जी। क्या किया? सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया? दाग प्रथा, कौन सी? दाग प्रथा और हुलिया प्रथा को अपनाया। किसको? दाग प्रथा और हुलिया प्रथा को अपनाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक कब बनता है ये? 1296 के अंदर। और कब तक रहता है? 1316 तक ये शासक रहता है। बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके क्या बैठा था? गद्दी पे बैठा था, राज सिंहासन पर ये बैठा था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया कि मैं क्या करूंगा? विश्व विजेता बनूंगा, विश्व अभियान पर निकलूंगा। तो इसने अपने आप को उपाधि दी थी, कौन सी? सिकंदर ए आजम की उपाधि। कौन सी उपाधि थी जी? सिकंदर ए आजम की। कौन सी उपाधि देता है? सिकंदर ए आजम की उपाधि देता है। क्यों? क्योंकि इसने निर्माण या योजना बनाई कि मैं विश्व विजेता अभियान पे निकलूंगा। लेकिन विश्व विजेता जो अभियान का इसने सपना देखा वो दिल्ली के कोतवाल उल्लाह उल मुल्क, अल्लाह उल मुल्क के कहने से क्या कर देता है? त्याग देता है। किसके कहने पे? अल्लाह उल मुल्क के कहने पर सिकंदर ए आजम, जो जिसने अभियान छेड़ा था, जिसने सपना देखा था विश्व विजेता बनने के लिए, तो अल्लाह उल मुल्क के कहने से यह सपना त्याग देता है। और अल्लाह उल मुल्क इसको समझाता है कि आप क्या कीजिए, पहले पूरे विश्व छोड़ो, अपने पूरे देश पर अधिकार कर लीजिए, उसके बाद आप सपना देखना किसका? विश्व अभियान का। इसके समझाने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने विश्व विजेता बनने का सपना था जो वो त्याग दिया था। और अब इसने योजना बना ली थी कि मैं क्या करूंगा? सबसे पहले संपूर्ण भारत पर अधिकार करूंगा। और सबसे पहले इसका अभियान चलता है जी 1296 के अंदर। कहां पे चलता है? गुजरात पर। कहां पे चलता है? गुजरात के अंदर इसका अभियान चलता है। कब? 1296 में। इसी गुजरात अभियान के दौरान
इसकी मुलाकात होती है किससे? मलिक काफूर से। किससे मुलाकात होती है? मलिक काफूर से इसकी मुलाकात होती है। मलिक काफूर को क्या कर लिया जाता है? खरीद लिया जाता है। कितने रुपए में? 1000 दिनार में। क्या? 1000 दिनार में इसको क्या कर लिया जाता है? खरीद लिया जाता है। किसके द्वारा खरीदा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसलिए इसको 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हजारी दिनाक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हजारी दिनाक भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको खरीदा गया था 1000 दिनाक के अंदर। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहीं पर बात करें हम, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान से ही किसको लेके आता है? चिमना बेगम को लेके आता है। किसको? चिमना बेगम को लेके आता है और चिमना बेगम से क्या करता है? शादी रचाता है। किससे शादी रचाता है? चिमना बेगम से ये शादी रचाता है। और ये चिमना बेगम की अगर बात की जाए तो इसी का एक सेनापति था मोहम्मद शाह मंगोली। उसी मोहम्मद शाह मंगोली के साथ ये जो चिमना बेगम है भाग जाती है। क्या कर जाती है जी? ये भाग जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फटाफट से बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। वही क्वेश्चन दोबारा से क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? फटाफट से कमेंट कर दीजिए रजिया सुल्तान के पिता के बारे में। तो रजिया सुल्तान के जो पिता थे वो थे कौन? इल्तुतमिश। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? सही रहेगा। इल्तुतमिश कौन थे रजिया सुल्तान के पिता? रजिया सुल्तान के पिता थे जी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश वह पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और दिल्ली को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब उसके बाद हम बात करें किसकी? रजिया सुल्तान की। यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे जी? रजिया सुल्तान की यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब रजिया सुल्तान की अगर बात की जाए तो रजिया सुल्तान शासिका कब बनी थी? 1236 के अंदर। और कब तक रही? 1240 तक। प्रथम महिला कौन थी ये? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो 1236 में शासक बनती है और कब तक रहती है? 1240 तक। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। गुलाम वंश की क्या ये? पांचवी शासिका बनी। गुलाम वंश का ये शासक कौन सी कहलाई? को कितने नंबर का सुल्तान कहलाया? 5वें नंबर का। इससे पहले कौन था? फिरोज शाह। पूरा नाम अगर देखा जाए तो रकनुद्दीन फिरोज शाह यहाँ पे क्या बनता है? शासक बना 1236 के अंदर। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी और बलबन इसमें ऑप्शन है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन हो गया? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? इसकी अगर बात की जाए
तो खिलजी वंश का ये संस्थापक था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया? किसकी बात करें हम? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो इसकी अगर बात की जाए क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो ये आता है जी 1942 के अंदर। कब आता है? 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आता है। इसी क्रिप्स मिशन के अंदर कहा गया था कि हम आपके लिए क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे। किसका गठन किया जाएगा? एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय सदस्य क्या होंगे, चुनकर जाएंगे। हम आपके लिए क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा जी कब करेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा जी? पोस्ट डेटेड चेक, इसलिए गांधी जी ने इसको कहा था। उसके बाद बात करें हम 1940, इंपॉर्टेंट तारीख है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है 1940। 1940 की अगर हम बात करें तो 1940 में मांग की गई थी किसकी? अलग पाकिस्तान की। किसकी मांग की गई है? अलग पाकिस्तान की मांग की गई जी। कब? 1940 के अंदर। किसके द्वारा की गई? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्या की गई थी? अलग पाकिस्तान की मांग रखी गई। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कब? 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। बात की जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 के अंदर हुई थी जी। कब हुई थी? 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम बात करें 1940 की। 1940 में क्या हुआ? 1940 में आती है वेवल योजना। 1944 में किसका जिक्र आता है जी? वेवल योजना का जिक्र आता है। और 1945 में यही जो वेवल वायसराय है ये करवाता है क्या? एक सम्मेलन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? शिमला सम्मेलन के नाम से हम यहाँ पे इसे जानते हैं। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, आगे बढ़ लीजिए। किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा है? किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बाबर। तो आंसर क्या रहेगा? डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बाबर। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर कौन था? बाबर वह शासक था जिसने भारत के अंदर क्या की थी? मुगलों की स्थापना की थी। किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी? बाबर की बात कर रहे हैं। और बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर ने भारत में मुगलों की स्थापना कब की थी? 1526 में। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर यहाँ पे क्या हो जाता है? विजित हो जाता है। अब बाबर ने क्या की? मुगल वंश की नींव डाल दी जी। किसने डाली मुगल वंश की नींव? बाबर ने डाली थी जी। कब डाली जी? 1526 में डाली और कब तक रहे? 1857 तक मुगल वंश चलता है। मुगल वंश का जो आखिरी प्रतापी शासक हुआ जिसकी मृत्यु कब होती है? 1707 में। वो कौन था जी? वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब वो शासक था जिसकी मृत्यु कब होती है? 1707 में होती है। मुगलों का आखिरी प्रतापी ये शासक रहता है।
तो इसकी क्या हो जाती है जी, अब मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुगलों का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और मुगलों का आखिरी शासक कौन है, बहादुर शाह जफर। कौन है, बहादुर शाह जफर है। कौन है, बहादुर शाह जफर है। अगर इसकी बात की जाए 1837 में शासक बनता है और कब तक रहता है, 1857 तक ये शासक रहता है। उसके बाद शाहजहां है, ये वही शाहजहां है जिसने किसका निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया है। किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया है, मुमताज की याद में इसने किसका निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया। उसके बाद हुमायूं। हुमायूं के अगर बात करें, हुमायूं का जो अर्थ होता है भाग्यशाली होता है, लेकिन हुमायूं की अगर बात की जाए तो हुमायूं अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं रहा। हुमायूं शासक कब बनता है, 1530 में शासक बनता है। और कब तक रहता है, 1540 से रहता है, फिर 1555 में, और फिर 1556 में। 2 साल फिर ये बीच में शासन करता है। लेकिन बीच के जो 15 साल का गैप था, इस टाइम पे भारत में क्या होता है, सूर्यवंश का साम्राज्य चलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन है अगस्त क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो दूसरा नाम था वो कौन सा था, वो था अगस्त क्रांति। क्या नाम था दूसरा, अगस्त क्रांति। अगर हम बात करें यहां पे, अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। इसी में एक नारा दिया गया, करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। कब कब दिया गया, 1942 में दिया गया। किस आंदोलन के दौरान दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हो गया। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था, तो किसकी अनुमति से किया था जी, जहांगीर की अनुमति से किया था। कब किया था, 1613 के अंदर। लेकिन अंग्रेजों का पहला कारखाना भारत में 1611 में, कहां पर, मुसलीपट्टनम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। हाँ जी, आज के थे ये हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, दोबारा से एक बार फिर आपको मैं अपने बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो हमारा लाइव बैच आ रहा है, इसके क्लासेस लाइव ऐप पर आपने पोस्टर देख लिया होगा। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी अगर बात की जाए तो ये स्टार्ट हो रहा है जी 9 फरवरी से। कब से हो रहा है, 9 फरवरी से ये शुरू हो रहा है। और अपनी ऐप है, कौन सी एप्लीकेशन है, एस के क्लासेस लाइव ऐप। इस पे ही आपको ये कोर्स मिलेगा। और अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका स्टोर है, क्या है,
ऐप के अंदर ही आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जीएस स्पेशल बैच मिलेगा। कौन सा, जीएस स्पेशल। और वहां पे जाकर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ये हमारी 2 से 3 दिन यहाँ पे डेमो चलेंगी। उसके बाद सारी की सारी क्लासेज आपको कहाँ पे मिलेगी, स्टोर के ऊपर मिलेगी, जहां पे आप परचेज करोगे। और इसकी फीस मात्र कितनी रहेगी, 999 रुपए। इसका जो टाइमिंग रहने वाला है वो रहेगा इवनिंग में 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। जो इसकी कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 4 से 4.5 महीने। वैलिडिटी जो रहेगी इसकी वो रहेगी 6 मंथ। तो इसको परचेज कहां पे से करना है, स्टोर से इसको परचेज करना है। किस नाम से मिलेगा आपको, जीएस स्पेशल के नाम से मिलेगा। फीस कितनी है, मात्र 999 रुपए फीस है। और इसके अंदर जो अच्छी बात है वो एचएससी वालों के लिए सबसे खास है, वो क्या, हरियाणा जीके। कौन सी, हरियाणा जीके। किसकी बात करें हम, हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके यहाँ पे रहने वाली है जी बिल्कुल फ्री। और करवाएंगे कौन, जानी मानी हस्ती हिसार की, कौन है, हमारे प्रदीप पुनिया सर। अपने हरियाणा के एकमात्र ऐसे टीचर जो हरियाणा जीके को भी बाईलैंग्वेज करवाते हैं। प्रॉपरली अगर यूजेस देखें तो बाईलैंग्वेज छोड़ो, पूरी तरह से इंग्लिश में करवाते हैं जी। तो ये इंफॉर्मेशन थी और आज हमने इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।